So in this video we are going to cover the following topic. Okay, फ्यूचर टेंस के हम स्ट्रक्चर को देखेंगे, एग्जाम्पल को और उसके यूजेस को देखेंगे. ठीक है, तो हम मूव करते हैं. जैसा हम जानते हैं कि हमारा फ्यूचर टेंस जो होता है वो चार तरह का, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम हिंदी में सामान्य भविष्यत काल कहते हैं. इसकी पहचान होती है गा, गे, गी. ओके, फिर हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को हम हिंदी में से अपूर्ण भविष्य काल कहते हैं, जिसमें रहा की, रहेगी, रहेगा, यही सब आता है. ठीक है, और हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम हिंदी में पूर्ण भविष्य काल कहते हैं, जिसके अंत में चुका, रहेगी, चुकी, रही है, ये होता है. और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम हिंदी में पूर्ण भविष्य काल कहते हैं, पूर्ण तत्कालिक भविष्य काल भी कहते हैं. ठीक है, तो हम मूव करते हैं. सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम समझेंगे. ठीक है, इसमें हम इसके स्ट्रक्चर को, इसके एग्जाम्पल और उसके यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं ये देखेंगे. इस वीडियो में सिर्फ हम दो ही कवर करने वाले, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. नेक्स्ट के टू जो है वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट इट. तो है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसे हमने बताया कि हम आप इसे हिंदी में सामान्य भविष्य काल कहते हैं. और इसकी पहचान क्या होती है? गा, गे, गी. ओके, यानी फ्यूचर में होने वाला. फ्यूचर में मतलब क्या होता है? भविष्य. ठीक है, इस टेंस का हम यूज़ करते हैं भविष्य में होने वाली चीज़ों की, चीज़ें जो होती है उसके लिए. ठीक है, फ्यूचर में क्या होने वाला है तो उसको हम सेंटेंस में कैसे, स्ट्रक्चर कैसे प्रोवाइड करें, तो इसलिए हम इस टेंस का यूज़ करते हैं. तो हम सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं इंडेफिनिट टेंस का, जो कि हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस. ओके, तो हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर. तो वहाँ पे सब्जेक्ट, शैल एंड विल, मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट. जैसा आप देख रहे होंगे ये पहले की तरह बिल्कुल सिमिलर है, प्रेजेंट टेंस से और पास्ट टेंस से बिल्कुल मैच करता हुआ है. सिर्फ हमारा हेल्पिंग वर्ड चेंज हुआ, बाकी के सब्जेक्ट वहीं पर है हमारे. ओके, हमारा मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म रहेगा और हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो शैल और विल आएगा. ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं कि शैल और विल कहाँ कहाँ यूज़ होता है. ठीक है, तो ये हमारे यूजेस हैं शैल और विल के. जो शैल होता है हमारा आई और वी, मतलब कि फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ होता है. आई और वी क्या फर्स्ट पर्सन है, उनके साथ हमारा शैल यूज़ होता है. और बाकी के जो हमारा ही, शी, इट, दे मीन्स सेकेंड पर्सन, सेकेंड हमारा सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन जो होगा उसके साथ हमारा विल यूज़ होता है. ओके, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि शैल और विल का यूज़ कहाँ कहाँ होगा. शैल जो होता है वो फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ होगा, और विल जो कारण होगा हमारा वो सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज़ होगा. तो इसका स्ट्रक्चर अब हम देखते हैं. तो पहले हमारा सब्जेक्ट, फिर शैल और विल है, फिर हमारा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है. ओके, तो जैसा मैंने कहा कि पहले की तरह सिमिलर स्ट्रक्चर है प्रेजेंट टेंस का, और पास्ट टेंस से अगर इंडेफिनिट से मैच करे तो उसी तरह, बस हमारा हेल्पिंग वर्ब में डिफरेंस था. बाकी के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपनी प्लेस पे मेन वर्ब की भी फर्स्ट ही फॉर्म यूज़ कर रही है. तो इसमें ज़्यादा आपको क्लियर करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही समझ रहे होंगे कि फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, कैसे हो गया. आई होप आप लोगों को वर्ब के सारे फॉर्म्स जो होंगे वो भी क्लियर होंगे अच्छे से. तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं. शी विल कॉल यू, वह तुम्हें बुलाएगी. ठीक है, तो शी हमारा क्या था? शी जो था हमारा वो हमारा थर्ड, सी हमारा थर्ड पर्सन है. ओके, तो फिर हमारा इसके साथ क्या यूज़ हो गया? विल का यूज़ हो गया. ओके, अगर वहीं हमारा आई रहता, वी रहता, तो फिर हमारा शैल का यूज़ होता. ओके, आई होप लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया होगा. अब हम मूव करेंगे निगेटिव सेंटेंस की तरफ. ठीक है, तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ उसी तरह है. जैसे सब्जेक्ट हो गया, विल और शैल हो गया, नॉट लग जाएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट हो गया. ठीक है, बस हमारा हेल्पिंग वर्ब जो होता है ना उसी के बाद हमारा नॉट का यूज़ हो जाता है. अदर कोई चेंजेस जिसमें नहीं होते. निगेटिव सेंटेंस इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि इसमें नॉट नहीं का अर्थ आता है. एग्जाम्पल हम देखेंगे, ही विल नॉट गो विथ यू, वह तुम्हारे साथ नहीं जाएगा. ठीक है, तो हमारा यहाँ पे नॉट लग गया. फिर अब हम इन निगेटिव सेंटेंस हमारा क्लियर हो गया, बस हमारा नॉट का यूज़ हुआ. अब हम मूव करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ. ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स क्वेश्चन वाले सेंटेंस टाइप है ये. इसमें नहीं का अर्थ आ रहा है, इसमें प्रश्न पूछने का अर्थ आने लगता है. जैसे हमारा पहला दो तरह का होता है ना, यस और नो क्वेश्चन के फॉर्म में, और एक होता है व्हाट, वेयर, इनसे स्टार्ट होता है. तो हमारा क्या होता है, यस नो क्वेश्चन के फॉर्म में हमारा हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है. ठीक है, विल और शैल हमारा आगे आ गया. फिर हमारा सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लग जाता है. ठीक है, देखो
अगर हम देखें इसे ध्यान से तो हमारा ये चीज़ वही है, बस क्या होता है हमारा यहाँ पे ये चला आता है हेल्पिंग और सब्जेक्ट हमारा इसकी जगह पे मूव कर जाता है। अदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कोई भी चीज़ है, अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर याद है तो आप आसानी से उसे नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको यस नो क्वेश्चन के फॉर्म वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है विल शी कम फॉर द पार्टी, क्या वो पार्टी के लिए आएगी। तो फिर यहाँ पे हमारा विल शी कम फॉर द पार्टी और क्वेश्चन मार्क। अब हम WH क्वेश्चन मीन्स व्हाट वेयर से जो स्टार्ट होते हैं उनको देखते हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये बाकी का अगर हम नोटिस करें तो ये वही है हमारा यस नो क्वेश्चन वाले फॉर्म का है, बस इसके आगे हमारा व्हाट लग गया। ओके, तो ये हमारा हो गया WH क्वेश्चन फॉर्म इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। और इसका एग्जाम्पल है वाई शैल वी प्ले द रोल, हम क्यों ये रोल प्ले करें। ओके, तो ये हमारा हो गया पूरा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सारे सेंटेंस के स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, आगे की ये भी पता चल गया, और नेगेटिव सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, उसके एग्जाम्पल सारी चीज़ें हो गई, ठीक। अब हम मूव करते हैं इसके यूजेस की तरफ। खैर एक चीज़ तो आपको क्लियर ही होगी, फ्यूचर है तो यानी ये रिलेटेड तो फ्यूचर की ही चीज़ों से होगा। तो ये हमारा पहला यूज इसका कहता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कि फॉर दोज एक्शन विच विल हैपन इन फ्यूचर टाइम, ये उन एक्शंस के लिए यूज़ होता है जो कि भविष्य में आने वाले समय में होगा, ठीक है। तो ऐसे एक्शंस को शो करने के लिए, ऐसे एक्शंस के लिए हमारा क्या होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होता है। वी शैल गो टू द स्कूल टुमारो, ठीक है। तो ये होगा ही कि फ्यूचर मीन्स टुमारो क्या हो गया हमारा कल का हो गया, तो ये कल स्कूल जाएगा, तो ये हमारा फ्यूचर टाइम का एक्शन हो गया, तो हमारे यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होगा। अगर आप इसे ध्यान देंगे तो आपको याद आएगा कि ये हमने प्रेजेंट में भी पढ़ा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, कि कंडीशनल सेंटेंस में दो क्लॉजेज होते हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लॉजेज जो होते हैं इफ़, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, शून, एज, शून, इन सब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और हमारा प्रिंसिपल क्लॉज जो होता है वो सिंपल सा होता है। जैसे अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो हमें एक चीज़ पता चलेगा, इफ़ से ये स्टार्ट हुआ है तो ये क्या है, ये हमारा सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। ओके, सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। और ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है जो कि सिंपल सा है। तो जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होता है ना वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है, ठीक है। और जो हमारा सब कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, ठीक है। तो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, और हमारा सब कोऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा इस तरह से यूज़ होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो हमने इसके दो यूजेस को पढ़ लिए, ठीक है। एक हमारा ये हो गया कंडीशनल सेंटेंस में कैसे यूज़ हुआ, और दूसरा हमारा फ्यूचर टाइम में जो भी एक्शंस होंगे उनके लिए हो गया, ठीक है। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की तरफ। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस जिसे हिंदी में हम कहते हैं अपूर्ण भविष्य काल, ठीक है। तो इसके पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर वही है, सब्जेक्ट है, विल और शैल है। इसमें नोटिस करने वाली चीज़ ये है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है कि हमारा बी का यूज़ होता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जो होता है हमारा वो हो जाता है विल बी एंड शैल बी, ठीक है। बाकी सब वही रहेगा कि शैल हमारा फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ होगा, विल हमारा सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज़ होगा, और मेन वर्ब का हमारा फोर्थ फॉर्म यूज़ होता है ऑब्जेक्ट अपने का। तो कॉन्टिन्यूस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना वो होता है हमारा विल बी और शैल बी। और हमने पढ़ा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का क्या होता है, वो हमारा होता है विल और शैल, बस उसी में बी जुड़ गया है, ठीक है। तो एग्जांपल अब हम देखते हैं, आई शैल बी डूइंग दिस वर्क, ठीक है। तो शैल क्यों लगा है, क्योंकि आपको पता है ये हमारा फर्स्ट पर्सन है आई, और आई शैल बी डूइंग दिस वर्क, मैं ये काम कर रहा। हमारे नेगेटिव सेंटेंस में बस हमारा नॉट लग जाएगा। अब आप कंफ्यूज होंगे कि अब विल भी है और शैल भी है, तो हम कैसे इसको पता करें कि कहाँ पे लगेगा, विल भी नॉट हो जाएगा कि शैल भी नॉट होगा, नहीं ये रॉन्ग होगा। तो जब भी ऐसी कुछ चीज़ें आती हैं दो हैं तो हमारा क्या होता है कि विल और शैल अलग हो जाएगा, बी अलग हो जाएगा, और उसके बीच में हमारा नॉट लगेगा, ठीक है। कैसे होगा, विल शैल
के बाद हमारा नॉट यूज़ होगा, फिर हमारा बी यूज़ होगा। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट विल, शैल, नॉट, बी, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, दे विल नॉट बी वर्शिपिंग इन द टेम्पल, यानी टेम्पल में वो पूजा नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस का। ठीक है, फिर हमारा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या कहता है? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा है स्ट्रक्चर है येस नो क्वेश्चन के फॉर्म में, जहाँ पे विल और शैल आगे आ गया, फिर सब्जेक्ट और फिर बी आया। ठीक है, बी हमेशा पीछे रहेगा, चाहे वो नेगेटिव बनाने में नॉट के बाद आए या तो इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद आए। विल और शैल आगे आएगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर बी होगा, फिर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क हो जाए। विल ही बी फिनिशिंग हिज वर्क। देखिए, अगर हम इसको स्ट्रक्चर के हिसाब से मैच करें तो देखिए, विल हमारा हेल्पिंग वर्ब आगे आया, ही हमारा सब्जेक्ट है, बी हमारा यहीं पर, ये फिनिशिंग हमारा फिनिश का फोर्थ फॉर्म मीन्स आईएनजी फॉर्म भी कह सकते हो, और हिज वर्क हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और ये क्वेश्चन मार्क हो गया। तो ये इंट्रोगेटिव का यस और नो क्वेश्चन वाला फॉर्म है। फिर हमारा आता है WH क्वेश्चन फॉर्म। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर वही हो जाएगा, WH लगता है मीन्स वॉट, वेयर, इन सबसे स्टार्ट होगा, फिर विल और शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जांपल है व्हाट विल शी बी ईटिंग। ठीक है, व्हाट आ गया आगे, फिर विल है, फिर शी है, फिर बी और ईटिंग हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का। अब हम इसका यूज़ देखते हैं, इसका यूज़ कहाँ होगा। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है तो यानी कि जारी रहने वाला है चीज़ें, तो ये उन एक्शंस के लिए यूज़ होगा फॉर दोज एक्शंस विच विल कॉन्टिन्यूस फॉर सम टाइम इन फ्यूचर। मीन्स क्या होगा कि भविष्य में मीन्स आने वाले समय में कुछ समय तक जारी रहने वाला जो भी कार्य होगा ना, वो उसको शो करने के लिए हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ होगा। ठीक है, जैसे दे विल बी राइटिंग कॉपी, ये हमारा हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, तो ये उन एक्शंस के लिए यूज़ होगा जो कि कॉन्टिन्यूस रहेगा कुछ समय के लिए हमारे फ्यूचर में। ठीक है, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का एक और यूज़ होता है कि किसी सर्टेन प्रोग्राम वगैरह को दिखाने के लिए मीन्स उसका शो करने के लिए, उसका बोध कराने के लिए हमारा ये यूज़ होता है। ठीक है, तो हम इसका दो यूजेस देख लेते हैं, फॉर दोज एक्शन विच विल कंटिन्यूस फॉर सम टाइम इन द फ्यूचर, और फॉर द फिक्स प्रोग्राम भी हम कह सकते हैं, फॉर द फिक्स प्रोग्राम। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यूजेस ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। सो आज की वीडियो में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को, इन दोनों को कवर कर लिया। अब हम जो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे। ओके, नाम देखने में बहुत बड़ा है लेकिन टॉपिक बहुत ही छोटा और ईजिली आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस कवर कर ही लिया होगा। अगर नहीं कवर किया तो आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं, और वो आई होप आपको आज की वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। स्ट्रक्चर बस याद रखना है, नथिंग एल्स। अगर आपको स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाता है तो फिर तो कोई बात ही नहीं, आप आराम से सेंटेंस करके लेते जाओगे। और यूजेस आप सोचते हो कि यूजेस क्यों जानना जरूरी है, तो यूजेस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत बार ऐसे होते हैं, कई जगह एग्जाम में आपने देखा होगा कि एरर पार्ट आता है फाइंड आउट करने को। तो यूजेस जब आप जानते रहोगे तो आप आसानी से उसका एरर पार्ट रिकॉग्नाइज कर सकते हो, उसे पहचान सकते हो। सो यूजेस भी जानने बहुत ही ज़रूरी होते हैं। ओके, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू टॉपिक।